Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, आप लोगों को चैप्टर 3 के रिगार्डिंग 2 प्लस चैप्टर 1 एंड 2 के अंदर आप लोग जो डिस्कस कर चुके हैं, एक शॉर्ट समरी आप लोगों ने क्रिएट की, प्लस मेन मेरी डिस्कशन का जो पार्ट स्टार्टिंग से रहा वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर रहा। बट सर मेक इट वेरी क्लियर, यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों 1950 से लेकर 1990 तक 40 इयर्स के अंदर आप लोगों ने इन द रिस्पेक्टिव सेक्टर, और रिस्पेक्टिव सेक्टर मेरे हैं 3 जो इस टॉपिक के अंदर मैंने डिस्कस करने हैं। पहला है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्री, और तीसरा वर्ड है आपका ट्रेड। मैंने सिर्फ इन 3 वर्ड्स को लेकर अगले 40 साल में इंडिपेंडेंस के बाद नेक्स्ट 40 इयर्स के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस करी, और एक आपका लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो 5 ईयर प्लान्स था, आपने 5 ईयर प्लान्स के थ्रू क्या क्या प्रोग्रेशन करी, हम जस्ट उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहला वर्ड आप लोगों ने जो रीड आउट किया कि सर एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा चेंज लाया गया वो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर लाया गया, बिकॉज हम लोग जो एक्सप्लॉइटेड थे वो मेनली सर जमींदारी सिस्टम के कारण तो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेड थे। पहला ही वर्ड हमने क्या पढ़ा, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, कि पहले ही सर हमने आते सार गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो इंटरमीडिएरीज का सिस्टम क्या किया, खत्म करा। जमींदारी सिस्टम क्या करा, खत्म करा। टीलर्स ऑफ द सॉइल को ही ऑनर्स बनाया गया कि अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप अपनी जमीन भी ले सकते हैं, और जस्ट एज अ कुछ डायरेक्ट पेमेंट आप किसको करेंगे, गवर्नमेंट को करेंगे, जो टैक्स आपको पे आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज देन दैट इंटरमीडिएरीज का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट आगे इसी पॉइंट के साथ फिर आपने क्या कहा, सर ऐसे तो फिर जमीन अगर लेने पे आ गए तो जितने भी आपके नेक्स्ट ऑन फार्मर्स हैं, फिर अल्टीमेटली सर हर कोई जमीन अपनी अपनी परचेज करके, या मे बी एक ही पर्सन सारी जमीन परचेज कर लेगा। कहता सर ऐसा भी नहीं है, हमने इस जमीन को इन फ्यू हैंड्स होने की बजाय लिमिट्स क्या कर दी, फिक्स कर दी, सीलिंग क्या कर दी, फिक्स कर दी, कि मैक्सिमम एक फैमिली, एक इंडिविजुअल कितनी लैंड होल्डिंग होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। जो अपने आप में एक पॉजिटिव फीचर आया कि बढ़िया बात है सर, कम से कम आपने फिक्स तो कर दिया। नहीं तो जमींदार तो ऐसे बैठे हैं जी, मतलब 100 एकड़ तक इतने रिसोर्सेज पड़े हैं कि वो खुद ही क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नहीं सर, हमने कंसंट्रेशन ऑफ लैंड फ्यू हैंड्स में नहीं, सबको बांटने के लिए सीलिंग क्या कर दी, फिक्स कर दी, कि एक इंडिविजुअल, एक फैमिली मैक्सिमम इतना होल्ड कर सकती है। कुछ अदर चेंजेस में क्या पड़ा, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। व्हाट इट मींस, अब जिन फार्मर्स की जमीन सर अलग अलग जगह पे फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग प्लेसेस पे बिखरी हुई है, उन सबको इकट्ठा करके एक ही जगह पे कंसोलिडेट करके लैंड हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। और सर इंस्टेंटली ना सही, बट 2004 तक 1633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड हम क्या कर चुके थे, कंसोलिडेट कर चुके थे, जो कि अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव फीचर है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात सर, अगर आप डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करोगे, फार्मिंग करोगे, उतने टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स आपके ज्यादा होंगे, इरिगेशन फैसिलिटी सबके लिए क्या होगी, अलग होगी। अगर एक ही जगह पे तेरी लैंड होल्डिंग हो, तेरे को रिसोर्सेज उतने ही कम लगेंगे और कॉस्ट कटिंग ज्यादा होगी। समझ गए ना, और अल्टीमेट आपको क्या होगा, फायदा ही होगा। प्लस छोटे छोटे आपके डाउट्स, सर रेंट को लेकर रेगुलेशंस, बिल्कुल सर गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि अगर मान लो कोई टीलर ऑफ द सॉइल जिसके पास अपनी जमीन नहीं है बट वो फार्मिंग करना चाहता है तो वो कर पाएगा, एंड रेंट जो देना होगा वो कौन रेगुलेट करेगा, सरकार रेगुलेट करेगी, वो बताएंगे। एंड द लास्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करो सर, डे बाय डे। इंडिविजुअल बिल्कुल, मैं किसको दे रहा हूँ, मैं वो रेंट किसको पे आउट कर रहा हूँ, नेचुरली आपको पे आउट कर रहा हूँ ना, आप नेक्स्ट आगे पे आउट करोगे। अब आप जैसे इनकम तो सर ऐसे ही फ्लो करती है ना, आपका एक्सपेंडिचर हमारी इनकम, मैं अपनी इनकम पे टैक्स दूंगा, आप अपनी इनकम पे टैक्स दोगे, बट टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट सर, वो सरकार चलाने के लिए आपको पे आउट करना पड़ेगा। बट वही दूसरी तरफ तुम्हें क्या समझाया गया कि सर कोऑपरेटिव फार्मिंग को आप क्यों नहीं प्रमोट करते, आप इंडिविजुअलिज्म क्यों लेकर चलते हो, सिर्फ अपना अपना क्यों सोचते हो, साथ में किसको लेकर चलो, आप मिलकर
मिलकर क्या करें, फार्मिंग करें। क्लियर। प्लस शेयरिंग इज केयरिंग, सिंपल सी बात है। मिलकर काम करोगे तो आपके रिसोर्सेस की कॉस्ट, टूल्स की कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी, और आपको उतने ही ज्यादा क्या होंगे, फायदे होंगे। प्लस सबसे बड़ी मेन चीज, आप कस्टमर के आगे बार्गेन कर पाएंगे, आपके पास बार्गेनिंग पावर। नहीं, सबसे बड़ा डर पता क्या होता है, कि अगर मैंने इसको रेट ज्यादा बोल दिया तो ये किसी दूसरे के पास चला जाएगा। अब जब सबका ही रेट मार्केट में क्या होगा, सेम होगा, तो अल्टीमेट तो जिस मर्जी के पास जा, क्योंकि उससे डाउन तो कोई जाने नहीं वाला। सर ये होती है कॉपरेटिवनेस, मिलकर काम करना, सपोर्टिव होकर काम करना, ना कि एक दूसरे की टांग खींचना कि अपा दो जी कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन किस बात का, जहां वर्ड आया कंपटीशन, वहां से तेरी बार्गेनिंग पावर क्या होगी, कम। और उल्टा तुम्हें तो बार्गेनिंग पावर चाहिए, चाहिए तो आपको क्या चाहिए सर, कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी चाहिए रादर देन इंडिविजुअल फार्म। क्लियर। चलिए आज का मेरा मेन कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट आगे जो हमने डिस्कस करना था, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल रिफॉर्म्स को लेकर। यस प्लीज पढ़िए जी। टेक्निकल रिफॉर्म्स में सर दो मेन वर्ड्स मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले HYV टेक्नोलॉजी, जिसको आप वर्ड क्या बोलते हो, हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी, जो HYV का सीड्स का कॉन्सेप्ट आया। प्लस इसके ही कारण जो रेवोल्यूशन, अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब, रेवोल्यूशन मतलब चेंज, रेवोल्यूशन का मतलब चेंज, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम ही क्यों रखा, क्योंकि सर एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। अब आपका कहें जी रेड ब्लू क्यों नहीं रखा, यहाँ पे ग्रीन ही क्यों रखा, बिकॉज सर ये जो रेवोल्यूशन है वो किसके रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ऐसे तेरे पास आगे जाके आएगा गोल्ड रेवोल्यूशन, ये तो अलग अलग केस में व्हाइट रेवोल्यूशन। तो सर ये किसी ना किसी थिंग्स के साथ क्या है, अटैच्ड है। आगे बढ़िए। यस, द प्रॉब्लम ऑफ low productivity was tackled by the way of technical reform. अब देख, कहते जी एक चीज का इलाज तो मैं आपका कर चुका, वो जो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आप बार बार कहते थे, जमींदारी सिस्टम था, जगह अलग अलग पे आपको फार्मिंग करनी पड़ती थी, रेंट बहुत ज्यादा थे, वो तो आपका इलाज कर दिया, वो तो मैं लैंड रिफॉर्म्स आपको 5 पॉइंट्स पढ़ा चुका। अब बारी किसकी है, अब बारी है वो जो तुम कहते थे ना कि सर हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज हैं। क्लियर। अब बारी है इसमें, अब इनको कवर अप करने के लिए, इन थिंग्स को डन करने के लिए हमने जो रिफॉर्म्स लगाए, क्योंकि सर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना थोड़ा टेक्निकल काम है, इसीलिए रिफॉर्म्स का नाम भी यहां पे क्या रखा गया, टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स की सर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको अपनी टेक्निक्स चेंज करनी होगी, टेक्नोलॉजी अलग यूज करनी होगी, तो जाके आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेक्निकल रिफॉर्म्स। नाम भी समझ, टेक्निकल क्यों कहा। आगे चल, दीज रिफॉर्म्स evolved around HYV सीड्स, बिल्कुल, use of HYV seeds along with chemical fertilizers, insecticides, pesticides led to the substantial rise in the agriculture output. मैं आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स बता रहा हूँ, पर्टिकुलर वर्ड्स के अंदर HYV सीड्स। नंबर 2, इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया, इरिगेशन फैसिलिटीज को क्या किया गया, इंप्रूव किया गया। नंबर 3, फर्टिलाइजर्स, आप कह सकते हो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स, जो पहले आप यूज नहीं कर पाते थे ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास कौन से पैसे थे बताओ जी, हमारा तो उल्टा सर, जितना पैसा होता था मैक्सिमम अमाउंट तो इंटरमीडियरीज को पे आउट करने में, रेंट पे आउट करने में चली जाती थी। कहता पर अब तो हमने सिस्टम सही कर दिया। मैं कहा जी वो कैसे, कहता लैंड रिफॉर्म्स में क्या पढ़ा था आपने, फर्स्ट वर्ड क्या पढ़ा था, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। अब तो सर आपके ऊपर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा अमाउंट ली जाएगी, एक नॉमिनल सी अमाउंट है जो वो भी आपने डायरेक्टली सरकार को पे आउट करनी है, किसी और को पे आउट नहीं करनी। अब तो तुम्हारे पास इनकम अच्छी है, अब तो अपनी फसल को सुधारो। पहले कारण क्या थे तेरे सामने, ये कारण सर लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। जब पैसे नहीं थे, मैं ये खरीदूंगा कहां से भाई, आपने तो कह दिया जी HYV सीड्स लगाओ, सीड्स महंगे नहीं होंगे, जो इतनी हाई यील्ड वैरायटी वाले हैं सस्ते थोड़ी होंगे। मेरे पास कितने पैसे बचते थे कि मैं इतनी बढ़िया क्वालिटी के सीड्स परचेज कर सकूं। अब सर ये चीज पॉसिबल, टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर इसी चीज को लाया गया कि टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर हम इस चीज को भी कवर अप करेंगे। क्लियर। यस प्लीज आगे चलिए, नेक्स्ट आगे पढ़ो जी।
द राइज इन द आउटपुट इट वाज सो सिग्निफिकेंट, ये इतना मेजर राइज था कि इस नाम को क्या देना पड़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम देना पड़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मींस अ चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज जो आपको देखने में मिला। सर वो चेंज आपको किसके कारण देखने को मिला, प्योरली प्योरली ये तेरे 3 वर्ड्स जो साइड पे लिखे। सर अच्छी क्वालिटी के सीड्स आपने यूज करे, इरिगेशन फैसिलिटीज टाइम से, जो पहले कभी वाटरफॉल पे रेनफॉल पे डिपेंड हुआ करते थे, अब जब अपना अपना रिसोर्स बन चुका है, इरिगेशन फैसिलिटीज आ चुकी हैं, सबके फील्ड में अपनी अपनी पानी की मोटर है, तो ठीक है पानी जितना मर्जी दो, फसल को चाहिए क्या, पानी चाहिए, पौधे को चाहिए क्या, पानी चाहिए, वो अपने आप ही ग्रो करेगा ही करेगा। और रही बात जो थोड़ा बहुत डर होता था कोई कीड़ा लगने का या फसल खराब होने का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये भी हमने यूज करे। अब बता फसल कहां से खराब हुई, जब फसल खराब नहीं होगी, हर बार की तरह आपका जो नेक्स्ट आगे प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, रेज होगी, इंक्रीज होगी। तो नेचुरली सर इसको रेवोल्यूशन को क्या नाम देना पड़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम देना पड़ा, क्योंकि सडन इंक्रीज मिला। आगे बढ़िए, द टर्म ग्रीन refers to crops. Yes. Revolution refers to spurt. स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब सिग्निफिकेंट राइज, जो एकदम से इमीडिएट राइज आपको देखने में मिला। टुगेदर These terms imply a spurt in crop production. यस, It started happening in India in the year अंडरलाइन 1967. सर, ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपने रंग दिखाने कब शुरू करे थे, 1967-68, क्लियर। और नॉर्मली आप ये मिड 60s 70s बोल सकते हो इसको, क्लियर, कि मिड 60s में जाके इन्होंने क्या करा, अपना ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये तकरीबन तेरा 3rd 5 ईयर प्लान के बाद, क्योंकि 1951 में तेरे 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो चुके थे, क्लियर। अगर 5 साल भी ऐड करें तो 1951 से 1956 एंड आगे 56 से 61, तो तकरीबन ये 3rd 5 ईयर प्लान के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपना अच्छा रंग दिखाया, क्लियर। आगे इन द ईयर 67-68 Itself, food grain production increased nearly by 25%, सीधा राइज 25%, 1/4 प्रोडक्शन आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्लियर। इंडिया बिकेम, जो आप लोग कभी सोचा करते थे सर वो अचीवमेंट हमें मिल चुकी थी, कॉमन गोल का 3rd पॉइंट, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट। कहते सर 67-68 में जाके जब ग्रीन रेवोल्यूशन ने अच्छा रिजल्ट दिया, तब हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हुआ। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या था, हमें किसी दूसरे से मांगने की जरूरत अब नहीं है, हम अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है, सेल्फ सफिशिएंट है। आगे, यस, इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड सक्सेसफुली broke the vicious cycle of agriculture. और जो अब तक आप लोगों का विशियस साइकिल था किसका, एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन होने का, बैकवर्ड होने का, अब वो टैग आप लोगों से हट चुका था, बिकॉज सीधा ही 67-68 में 25% से आपने जो रिकॉर्ड तोड़ा, सीधी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा इंक्रीज करी, जिसने इंडिया को क्या बनाया, सेल्फ सफिशिएंट बनाया। ये अपने आप में बहुत बड़ा रीजन बना, ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये बनी। और अगर तुमसे पूछा जाए कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट किसके कारण बना, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। मैं तो ये पूछ रहा हूं ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कुछ नहीं सर, हमने अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टेक्निक्स को क्या करा, चेंज करा। पहले हम लोग स्टैग्नेंट या बैकवर्ड क्यों थे, वो कुछ तो लैंड रिफॉर्म्स के कारण, चलो बढ़िया करा, वो भी अच्छा काम हो गया। और बाकी सर जो कहते थे आपका कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लैक ऑफ मेन चीज की घटिया क्वालिटी के सीड्स हैं, प्रोडक्टिविटी कम है, ये सारी थिंग्स को डील करने के लिए जो रिफॉर्म्स लाए गए, टेक्निक को चेंज करने के लिए जो रिफॉर्म्स लाए गए, दैट आर कॉल्ड एज टेक्निकल रिफॉर्म्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे सर, एलिमेंट्स ऑफ, मैंने वही 4 पॉइंट्स बनाने जो आप ऑलरेडी साइड पे लिख चुके। सबसे पहले सर कहते हैं ये HYV टेक्नोलॉजी है क्या, इसके एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स में नंबर 1 पढ़ो जी, यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, पढ़ो जी। सिंस 1965 high yielding variety seeds started replacing the conventional variety. बिल्कुल सर, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, पुराने वाली, क्लियर, साथ में लिख लिए ट्रेडिशनल की आती थी, क्लियर। आज की डेट में तो सारी HYV सीड्स हैं, पहले उस टाइम की बात कर रहे हैं ना 67-68 की या 65 की,
मिड फेस ऑफ 60, क्लियर, मिड फेस ऑफ 60s में ये आपके पॉइंट्स आए कि सर ये छोड़ो, कन्वेंशनल वैरायटी छोड़ो, बढ़िया क्वालिटी के सीड्स क्या करो, यूज करो। अगर इनपुट अच्छी दोगे ना, आउटपुट अपने आप अच्छी निकल के आएगी। आगे HYV सीड्स गेन्ड popularity for wheat, bajra, rice, maize, ज्वार एंड कॉटन इन पर्टिकुलर। और वही बात है सर, रंग दिखने शुरू हो गए थे। अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे तो नेचुरली प्रोडक्शन भी आपको क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी। इट इज दीज सीड्स व्हिच लेड टू अ substantial rise in agricultural output. बिल्कुल, जिसके कारण आपका सब्सटेंशियल राइज हुआ एग्रीकल्चरल आउटपुट के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट इज नंबर 2, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। यस प्लीज। Use of HYV seeds requires the use of fertilizers. बट सर वही बात है ना, अब HYV सीड्स कौन सा अकेले काम करेंगे, इनको साथ में सपोर्ट किसकी चाहिए थी, फर्टिलाइजर्स की, मैन्योर, कंपोस्ट, खाद जो होती है। अगर अच्छे फर्टिलाइजर आप यूज करोगे, अच्छी, जब सारी चीज तो अच्छी यूज कर रहे हो तो क्यों नहीं आपको आउटपुट बढ़िया मिलेगी। और यही तेरे ड्रॉबैक थे कहां पे, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि सर आप ये भी तो समझो ना, उस टाइम पे प्रॉब्लम पता क्या थी, आउटपुट तो तब भी बढ़ जाती, हमारे पास पैसा ही नहीं होता था, पैसा हमसे छीन लिया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द इंटरमीडिएरीज। जब पैसा नहीं होगा, जब इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो इनकम भी कहां से होगी। अब आप लोगों ने ऐसा कुछ करना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि अब आगे आप इंडिपेंडेंस के बाद अपनी सरकार के अंदर, आप अपनी जमीनों के खुद मालिक थे, इंटरमीडिएरी का कोई सिस्टम नहीं था, रेंट रेगुलेट होते थे, कोऑपरेटिव फार्मिंग थी, शेयरिंग में काम करते थे। जब सब कुछ तो आपकी पॉजिटिविटी में, फिर तुमने पैसा लगाना, खर्च करना शुरू कर दिया। अब अच्छे फर्टिलाइजर यूज करोगे, बढ़िया क्वालिटी के, तो नेचुरली रिजल्ट तो मिलेंगे। आगे चल। यस, एज द यूज ऑफ HYV increased, so did the use of chemical fertilizers. The estimates of Fertilizer Association of India reveal that almost 272.28 lakh tons of chemical fertilizers were consumed in India during 2018-19। बट सर वही बात है ना, ये तो आपने उस टाइम की बात करी थी पहले कि 65 में तो आपको जरूरत थी, किस चीज की जरूरत थी कि सर बढ़िया केमिकल फर्टिलाइजर थोड़े यूज किया करो तो जाके आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट अब सारा कुछ होने ही किसके सिर पे लग गया, केमिकल्स के सिर पे। अब तेरे सामने पड़ी है 2018-19 का रिकॉर्ड है, 272 लाख 272 लाख, वो भी टन्स केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, यूज होते हैं। तभी तो बीमारियां लग रही, तभी तो जल्दी छोटी एज में क्या लग रही है, बीमारियां लग रही हैं। क्यों, आप खाई केमिकल रहे। अब ऑलमोस्ट आज की डेट में फार्मर्स बहुत कम है जो अच्छी फार्मिंग करते हैं, जो हाइजीनिक फार्मिंग करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स केमिकल स्प्रेज चलते हैं। सर अब फ्रूट्स के केस में आप कितनी बार देखते हैं, फ्रूट्स के केस में, बहुत सारी वेजिटेबल्स के केस में, सर उनको दिनों में पकाया जाता है। आप बताओ सर कब आपको चाहिए, उतने दिन, क्यों, केमिकल तो डाल रहे। आप कौन सा कोई बहुत ऑर्गेनिक खा रहे हो, कौन सा कोई फ्रेशली वो खा रहे हो कि अल्टीमेट जो विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर हो। इसको लाया गया था पॉजिटिविटी के लिए, बट आज की डेट में इसका यूज क्या हो चुका है, नेगेटिविटी हो चुका, उल्टा बॉडी को क्या हो चुका, नुकसान जाने लग गया इस चीज का। पर चलो आप तो 65 की बात कर रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं। बट अगर एट प्रेजेंट सिनारियो की बात करें, लोगों का क्रेज दोबारा फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ज्यादा हो चुका है। आप इवन ऑनलाइन भी परचेज करते हैं, नॉर्मली भी परचेज करते हैं, दो ऑप्शंस आने लग गए कि सर ये ऑर्गेनिक वाला है, ये नॉर्मल वाला है। आपा कहते हैं बेशक चाहे 5-10 रुपए महंगा हो, बट ऑर्गेनिक वाला खाएं। समझ गए ना, क्यों, केमिकल फर्टिलाइजर्स के चक्कर में। अब आगे चल, जैसे यहाँ पे है यूज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इंसेक्टिसाइड्स, या वर्ड क्या लिखा हुआ है, पेस्टिसाइड्स। अरे बिल्कुल सर, आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर जहर फेंक रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, क्या है, बिल्कुल पॉइजन ही तो है। अब आप सर वीट के ऊपर, राइस के ऊपर, तभी तो कहते हैं बार बार उसको धो, साफ करो, अच्छे से साफ करो, तो जाके। ये तो 65 की बात चल रही है ना, मैं तो आज को साथ में कंपेयर कर रहा हूं, आज के साथ, आप तो आज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। 65 में तो उल्टा चाहिए थे,
क्योंकि पहले क्या होता था, आपकी फसल को कोई कीड़ा लग गया, क्लियर, सारी की सारी फसल खराब। और ये तो होता भी बहुत कॉमन था, आज की डेट में भी होता है। अगर आप अपनी फसल का ध्यान नहीं रखोगे, क्लियर, अगर उसमें किसी तरह का कोई इंसेक्ट लग गया, वो पूरी की पूरी फसल क्या कर देगा, खराब कर देगा। इसीलिए इनको क्या लगाने पड़ते हैं, इंसेक्टिसाइड्स लगाने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कने पड़ते हैं। पर वो कहीं ना कहीं बॉडी के लिए, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए तो क्या है, नुकसान ही है सर, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली कैसे, जब आप उसको कंज्यूम करोगे, आप भी तो सब बीच में वो केमिकल फर्टिलाइजर खा ही रहे हो, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का खा ही रहे हो, क्लियर। दूसरी बात, जब बारिश पड़ेगी, वो जितना जहर छिड़का हुआ है वो सारा का सारा किस में जाएगा, सॉइल में। सॉइल से होता हुआ नीचे किस में जाएगा, वाटर लेवल में। अब वही वाटर लेवल हम लोग मोटर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं। कितना का प्रोसेस करोगे, कितना उसको प्योर करोगे सर, जिस चीज के अंदर पॉइजन जा चुका, कितना प्योर करोगे। कुछ ना कुछ लेवल पे तो बॉडी इफेक्ट करेगी ना, और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। आज की डेट में अपन जितना देखते हैं कि सर बहुत छोटी छोटी एजेस में क्या लगने लगी, कुछ ना कुछ बीमारी लगने लगी, लॉन्ग लाइफ बीमारियां। उसका कारण क्या है, ये सारी चीज। अपन तो आज के साथ में चल रहे हैं ना, कि आज की सिचुएशन क्या है। ये तो उस टाइम पे तो जरूरी थी सर, उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हुई ही इसके कारण। आगे चल पड़, जैसे अलोंग विद fertilizers, the use of HYV seeds also requires the use of pesticides to protect, underline, to protect the crops against pest and disease, कि ताकि तुम्हारी फसल खराब ना हो जाए, इसीलिए आपको इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स क्या करने पड़ते थे, यूज करने पड़ते थे। यस, 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स were set up in this respect. बिल्कुल, for crop protection, integrated pest management program was adopted along with the adoption और फिर वही बात है ना, फिर साथ साथ आपको इसकी अवेयरनेस तो भी करनी होगी, फार्मर्स को समझाना भी तो होगा ना, कि कैसी बीमारियां होती हैं जो फसल को हो सकती हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो आपकी फसल को खराब कर सकते हैं, एंड आपने उसके ऊपर कितनी दवाई, कौन सी दवाई आपने लगानी है। तो ये सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसके रिगार्डिंग शुरू हो चुके थे। ये फार्मर्स को क्या पता, इनको समझाया गया, बताया गया कि अगर ऐसा हो, आपकी फसल में ये खराबी दिखे, तो उसके ऊपर ये दवाई आप लगाओ, तो आपकी फसल बच सकती है। ये सारी थिंग्स। नेक्स्ट आगे, एंड द लास्ट इज, रही बात मेन प्रॉब्लम थी किसकी, इरिगेशन फैसिलिटीज की, इसको भी खत्म कर दिया कि लो सर, इरिगेशन फैसिलिटीज का मतलब, जो तुम लोग पहले रेनफॉल पे डिपेंड हुआ करते थे कि बारिश होगी तो फसल को पानी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ये सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज करते हैं। पढ़िए, HYV सीड्स need to be deeply irrigated. हाँ, With the need, several major and minor irrigation projects were launched across different parts of the country. बिल्कुल, it is significant that while in 1951 barely 17% of land was under permanent means of irrigation. Yes, it is increased to nearly 45% during the वो तो ये 17% से आप कितने पे इंक्रीज कर गए, 45 के कर गए, छोटी बात है क्या। और अपने को क्या चाहिए बता, समझ रहे हो ना चीज ये। नेक्स्ट आगे, 2 डिस्टिंक्ट फेसेस, पहले क्लियर हुआ। अभी तक मैंने एलिमेंट्स में आपको, एलिमेंट्स क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन में वर्ड ही 4। दोबारा, पहला वर्ड क्या था, HYV सीड्स, दूसरा क्या था, इरिगेशन फैसिलिटीज, तीसरा क्या था, फर्टिलाइजर्स, फोर्थ क्या था, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। वो मैंने इकट्ठे लिखवा दिया था, इन्होंने अलग अलग कर दिया। तुमसे सर बार बार पूछा जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन कारण क्या रहे, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों सक्सेसफुल गया, वो ये 4 कारण, वो ये 4 एलिमेंट्स हैं, और कोई कारण। क्लियर। अब चलते हैं सर, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, क्या जब लगाया गया इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिले, क्या ऑल ओवर इंडिया मिले, नहीं सर। इसकी इंप्लीमेंटेशन, वर्ड क्या है, इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो 2 फेसेस में करवाएगी। इंप्लीमेंटेशन जो है वो 2 डिस्टिंक्ट फेसेस में करवाएगी। पहला फेस मिड 60 मिड 70, जिसको वर्ड में अगर कहूं 65 से 75, 65 से 75 पहली स्टार्टिंग वहां से हुई। पहले फेस में बहुत अच्छा तो नहीं गया, स्टिल काउंटेबल था, कंसिडरेबल था, बढ़िया गया। पढ़िए, यस, ड्यूरिंग दिस फेज scope of green revolution was restricted largely to wheat and rice. wheat and rice में क्या सर, आपने एकदम
सारी क्रॉप्स पे ये HYV टेक्नोलॉजी लगाई। हमने पहले ट्राई करा किस पे, व्हीट एंड राइस, जो हमारी यहाँ पे मेजर क्रॉप्स हैं, क्लियर, जो होती ही होती हैं, हमने पहले उन पे ट्राई करा। और ऑल ओवर इंडिया नहीं करा, ऑल ओवर इंडिया नहीं करा, कुछ स्टेट्स के अंदर। पढ़िए, ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द कंट्री, जहां पे वो ज्यादा ग्रो होती थी, जैसे दीज इंक्लूडेड द स्टेट ऑफ पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। पहले तो हमने यहाँ पे ट्राई किया। आप जैसे कहते नहीं सर अभी तो ट्रायल चल रहा है जी, अभी तो स्टार्टिंग थी, अगर रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो ऑल ओवर इंडिया क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। क्लियर, दिस इज बिकॉज द HYV सीड्स require regular supply of water in addition to the use of fertilizers and pesticides in the correct proportion। क्योंकि सर अगर आपने प्रोपोर्शन हिलाया, अगर आपने उस फसल का ध्यान नहीं रखा, ऐसा भी नहीं है कहीं आप सोच रहे होंगे कि HYV सीड्स लगाओ अपने आप ही प्रोडक्शन होती रहेगी, ऐसा भी नहीं है। ध्यान यहां पे भी रखना पड़ेगा, इवन कितनी मात्रा में पानी, कितने टाइम पे केमिकल फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड्स कितने देने हैं, सब कुछ की एक प्रॉपर स्टडी थी। कहीं आप सोचो जी बस सब तो सीड बढ़िया लगाओ अपने आप ही आउटपुट निकलेगी, वो चीज नहीं थी। आगे, इन द फर्स्ट फेज only the farmers who had financial resources to purchase the inputs were able to reap the benefits, and therefore the revolution was restricted to affluent areas of the country। सर आपको नहीं लग रहा कि अल्टीमेटली ये महंगा होता था? ये जितना भी कुछ था अल्टीमेटली है तो महंगा ही था। पहली बात, HYV सीड्स होंगे वो महंगी, इरिगेशन फैसिलिटी अगर अपनी खुद की लगाओगे, पानी वगैरह का सिस्टम खुद करवाओगे, मोटर के खर्चे, उसकी डेली मेंटेनेंस भी होगी, बिजली का खर्चा वो भी होएगा। अच्छा, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वो कौन सा फ्री में आएंगे, उसके भी पैसे होंगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या सारे फार्मर्स को बेनिफिट दिया? क्या सारे फार्मर्स को बेनिफिट दिया? नहीं। कौन से फार्मर्स को दिया? जो फाइनेंशियली साउंड थे। अब वही बात आ गई ना, जो तो है जी बढ़िया जमींदार, बढ़िया फार्मर, जिनके पास तो आउटपुट बथेरी निकलती है, जमीन अच्छी निकलती है, वो तो सर फिर इस चीज का बेनिफिट ले पाए। रीप द बेनिफिट्स गेन करना। क्लियर, टू रीप मतलब एबल टू रीप मतलब टू गेन द बेनिफिट्स, एंड देयरफॉर फिर तो सर आपके कहने का मतलब ये हुआ, पहली बार आपने सिर्फ और सिर्फ व्हीट एंड राइस पे करा, दूसरी बार सिलेक्टेड एरियाज में करा, जिसमें से कौन कौन आए, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तुमने कौन सा सारी जगह करा? और तीसरी बात, सिस्टम आप लोगों का ये महंगा है, जल्दी जल्दी जो पर्सन फाइनेंशियली एबल नहीं है वो अपने रिसोर्सेज को कहां से लेके आएगा बताओ? वो कहां से कोप अप कर पाएगा? वो तो ना कर पाए, वो तो नहीं कवर कर पाएगा। आगे नेक्स्ट इज सर फिर फेज 2 बताना। चलो ये तो पहले 10 साल थी, मिड 60s मिड 70s, अब आता है मिड 70 से लेके मिड 80। पढ़ो जी, ड्यूरिंग दिस फेज the impact of green revolution became widespread। हाँ, फिर जब एक जगह कोई चीज पॉपुलर हो जाए तो ऑल ओवर इंडिया तो फैल ही जाती है, वाइड स्प्रेड तो हो ही गई होगी, कवरिंग मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। पहले की कमियां, दूसरे के बेनिफिट। पहले की कमी क्या थी? लिमिटेड क्रॉप्स। कौन सी? व्हीट एंड राइस, यहाँ पे सारी ऑलमोस्ट लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। वहां पे कमी क्या थी? लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया। Clear? Next is during the second phase, the government provided loans to small farmers at a very low interest rate and subsidized fertilizers and pesticides, making the modern inputs accessible, underline accessible to the small farmers। इसको लिख साइड पे, so that ये काम क्यों करा, ये जो underline the word government provided loans, इसको ऐसे करके so that small farmers small solution का ले सके, सो दैट कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट ले सके। इसीलिए ये पॉइंट वहां पे लाया। कहते देखो, मैं सिंपल सी बात है जी, मैं फ्री में तो बांटने से रहा, बट हाँ आपको सब्सिडाइज रेट पे क्या करूंगा, कम रेट पे लोन प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट कि आप अपना काम करें एंड प्लस जब आप पैसा कमाएंगे आप हमारा लोन क्या कर देना, वापस कर देना। आगे चल, एज अ रिजल्ट बिल्कुल, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन बनता है, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन ने स्मॉल लैंड होल्डर्स को कवर किया स्टार्टिंग से? नहीं,
मिड 70s 80s में जाके क्या किया, कवर अप किया, जब गवर्नमेंट ने स्मॉल शेयर होल्डर्स सॉरी स्मॉल फार्मर्स को लोन देने क्या करे, स्टार्ट करे, वो भी सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट, तो जाके वो एक्सेसिबल हुए ये काम करने के लिए। जैसे सब्सिडाइज्ड रेट पे फर्टिलाइजर मिलने, क्लियर, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स मिलने, तो जाके ये पर्सन क्या हुए, एबल हुए। नहीं, इनके पास क्या कैपेसिटी थी बता, इन लोगों के पास क्या कैपेसिटी थी कि इतना वो कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं था। आगे नेक्स्ट इज thus it was owing to intervention by the government that the benefits of the green revolution accrued to the small farmers as well। तो अल्टीमेट सब धीरे धीरे करते वही बात है ना, सारे फार्मर्स को हम लोगों ने क्या कर लिया था, कवर अप कर लिया था। क्लियर। नेक्स्ट इज गेन्स ऑफ। अब चल थोड़ा डिटेल में चलते हैं। पहली बात, अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज करवाना दोबारा। अब तक आपने क्या पढ़ा सर? हमने शुरू करी आज बात टेक्निकल रिफॉर्म से। व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेक्निकल रिफॉर्म्स? बिकॉज हमारी कोशिश थी जो प्रोडक्टिविटी आप लोगों की कम थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। दैट टेक्नोलॉजी इज नेम्ड कॉल्ड एज HYV टेक्नोलॉजी। क्लियर। जिसने 4 वर्ड्स के ऊपर फोकस किया, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्रॉप्स के अंदर आप लोगों को रेवोल्यूशन देखने को मिला, एंड दैट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। वो 4 एलिमेंट्स कौन से थे? पहला वर्ड HYV सीड्स, यूज ऑफ HYV सीड्स। दूसरा सर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तीसरा यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, एंड द लास्ट वन इज इरिगेशन। और सर ये जो इंप्लीमेंटेशन आप लोगों की हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की, ये वन शॉट में नहीं, ये 2 फेसेस में हुई। मैं कहा 2 फेसेस में कैसे? कहता सर एक फेज 1 फेज 2। फेज 1 आप लोगों का क्या था? मिड 60s to 70। सेकेंड फेज था मिड 70s to फर्स्ट टाइम जब आपने फर्स्ट फेज करा लिमिटेड क्रॉप्स के साथ सिलेक्टेड एरियाज। लिमिटेड क्रॉप्स में कौन आया? व्हीट एंड राइस। सिलेक्टेड एरियाज में कौन आए? पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक। महंगा होने के कारण जो बड़े बड़े अच्छे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज वाले थे वो तो बेनिफिट ले पाए, बट सर स्मॉल शेयर होल्डर्स, सॉरी स्मॉल आप लोगों के जो फार्मर्स हैं उनको हम लोग कवर नहीं कर पाए। वो स्मॉल शेयर होल्डर ज्यादा वर्ड चढ़ा हुआ है ना माइंड। क्लियर। स्मॉल फार्मर्स, लैंड होल्डर्स को हम कवर नहीं कर पाए। वही है ना, उस कमी को पूरा करने के लिए नेक्स्ट आगे अगले फेज के अंदर गवर्नमेंट ने लोन देने, सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे सब्सिडाइज्ड पेस्टिसाइड्स देने स्टार्ट करे, सो दैट हम लोग किसको कवर कर पाए? अपने स्मॉल लैंड होल्डर्स को भी क्या कर पाए? कवर अप कर। चलिए अब आता है जी इनके फायदे। जबकि पढ़ चुके, टॉपिक बना हुआ है, बट मोस्टली पॉइंट अपने डन हो चुके। डाटा बेस्ड, कुछ बीच में थोड़ा सा डाटा गिवन होगा, पढ़िए। स्पर्ट इन, अच्छा स्पर्ट का मतलब आपने क्या पढ़ा? सिग्निफिकेंट राइज, या यहां तो वर्ड आप राइज लिख लो, rise in crop productivity। yes please, there has been a word क्या लिखा हुआ है? substantial jump in the crop productivity। और तभी तो नाम ग्रीन रेवोल्यूशन दिया गया। अगर माड़ा मोटा इंक्रीज होता फिर अपने को क्या फायदा होता? और पढ़ा था कि 67-68 में नियरली अबाउट 25% प्रोडक्टिविटी आपने डायरेक्टली क्या करी? इंक्रीज करी। तो छोटी बात है क्या? पढ़ो। Yes, to illustrate, जैसे ये डाटा बेस्ड है, इसमें तो क्या ही आपने पढ़ना, ये तो जस्ट एक रेफरेंस पर्पस के लिए। क्लियर। सो बेसिकली मेरा मीनिंग तो यहां से है, ये पढ़े। स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी हैज led to a structural shift in Indian agriculture। बिल्कुल। This has marked the end of long period stagnation in Indian agriculture। और जो तुम्हें बार बार कह के छेड़ा जाता था कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर तो स्टैग्नेंट है, बैकवर्ड है, स्टैग्नेंट का कारण क्या था? प्रोडक्टिविटी कम होना। स्टैग्नेंट होने का कारण क्या था? प्रोडक्टिविटी कम होना। सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। क्लियर। किसने? मेरे ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये सारी कमियां क्या कर दी? दूर कर दी। बिकॉज जो लोग ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर छोड़ के जाते थे कि एग्रीकल्चर में कुछ नहीं रहा, वो लोग भी दोबारा एग्रीकल्चर में आना क्या हो चुके थे? स्टार्ट हो चुके। क्योंकि पहले कारण थे सर, पहले रीजन थे तेरे बैकवर्ड होने के, तेरे स्टैग्नेंट होने की। और कारण क्या था? ब्रिटिशर्स। कारण क्या था? इंटरमीडियरीज। भाई साहब अब तो ना इंटरमीडियरीज हैं,
आप 60s में बात कर रहे हो, ना तेरे ब्रिटिशर्स हैं ना तेरे इंटरमीडिएरीज हैं, अभी भी प्रोडक्शन नहीं आ रही क्या? कहते ना सर अब तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। हम तो सोच रहे थे कि एग्रीकल्चर कभी ऑक्यूपेशन भी बनेगा। लो सर बन चुका। जो पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग की तरह सोचते थे, अब कमर्शियल फार्मिंग की तरह हमारा माइंड मेकअप हो चुका कि अपा एग्रीकल्चर सेक्टर से भी पैसा कमा सकते हैं, जो कभी सोचा भी नहीं था। आगे चल। यस, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज। एक्रिएज का मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन। क्लियर? यस प्लीज। HYV टेक्नोलॉजी has significantly reduced the time lag between sowing and harvesting तो of है ही। crops. पहले वही है ना, पहले ख्याल भी आपको ज्यादा रखना पड़ता था जब लगाया, एंड जब तक उसकी संभाल आप नहीं करेंगे तब तक वो चलता जाएगा, जिसके कारण आप ईयरली 2 ही क्रॉप्स मसा मसा पूरी कर पाते थे, 2 क्रॉप्स भी। क्लियर? बट जब से ये HYV सीड्स आए हैं, हाई टेक्नोलॉजी सीड्स है, इनकी प्रोडक्टिविटी है फास्ट, तो जब लगाए जब हार्वेस्ट करे वो टाइम ड्यूरेशन इसने क्या कर दी? कम कर दी। मतलब वेटिंग पीरियड क्या कर दिया? कम कर दिया, जिसके कारण आप मतलब लगाया हार्वेस्ट किया, लगाया हार्वेस्ट किया, नंबर ऑफ टाइम्स आप कल्टीवेशन करने लग गए, जो पहले क्या था? बहुत ज्यादा था। आगे पढ़िए। यस, यूज ऑफ Chemical fertilizers has eliminated the need for फैलोइंग पढ़ नीचे। फैलोइंग का मतलब क्या होता है सर? इट इज अ प्रैक्टिस। अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। फैलोइंग 1 नंबर के लिए। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ लिविंग लैंड। यस, it is a practice of leaving land as uncultivated for some time. दैट इज टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी। पहले ना जमीन को खाली छोड़ना पड़ता था कुछ देर के लिए, जैसे ही सोइंग करने के बाद फसल प्रोड्यूस हुई, हार्वेस्ट करने के बाद तकरीबन 1-1.5 महीना वो जमीन को खाली छोड़, और रोज अल्टीमेटली क्या करते थे? ऊपर की जो मिट्टी की तह होती है उसको बार बार ट्रैक्टर के थ्रू साफ करना, दोबारा उसको बाहर निकालना, ताकि जितनी उसको हवा लगेगी उतनी फर्टिलिटी उसकी क्या होगी? इंक्रीज। आपा नहीं करते? घर पे जो अपने पौधे लगे होते हैं, प्लांट्स जो लगे होते हैं, आपा उसकी कुछ ना कुछ टाइम बाद गुड़ाई करते। किस बात के लिए? ताकि उसको थोड़ी हवा लगे, उसके रूट्स तक उसकी फर्टिलिटी बढ़े, तभी वो ग्रो करेगा। रोज आते हो, सुबह 1 कप पानी डालते रहते हो, पानी जा रहा है सर, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही। ग्रोथ के लिए उसको हवा लगनी भी क्या है? जरूरी है। तो पहले चलता था कुछ देर के लिए लैंड को अनकल्टिवेटेड आपको छोड़ना पड़ेगा, खाली छोड़ना पड़ेगा, ताकि उसकी फर्टिलिटी दोबारा क्या हो सके? रीगेन हो सके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसके पे मैं बीज लगाऊं तो अच्छी फसल हो, तो आपको पहले 1-1.5 महीना खाली छोड़नी पड़ेगी। बट अब के टाइम नहीं सर, अब तो केमिकल फर्टिलाइजर चलने लग गए, तभी तो है प्रॉब्लम। क्यों आप लोग क्या करते हो? अब लालच के चक्कर में 1-1.5 महीना कौन वेट करेगा? और साल में 2 बार अगर ऐसा करना पड़ गया, 3 महीने तो जमीन ऐसी खाली रहेगी। 3 महीने में तो मैं एक प्रोडक्शन कर दूंगा ना। कहते वो कैसे? केमिकल फर्टिलाइजर लगाओ ना, यूज करो, जितना केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे चलने दो। आगे चल। फैलोइंग was common practice among the Indian farmers prior to the launch of जब तक ये HYV टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक ये कॉमन प्रैक्टिस थी, जमीन को खाली रखना। यार इसको लिख लीजिए साइड पे, चाहे जमीन को कुछ देर के लिए खाली रखना, कुछ टाइम के लिए खाली रखना। और इधर से वर्ड टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी, ताकि उसकी फर्टिलिटी दोबारा वापस आ सके। यस प्लीज। Accordingly, double cropping has become possible. This has led to a substantial rise in gross area under cultivation. बिल्कुल 1950-51 में gross area under cultivation was 13 crore hectare, which now has shoot up to कितने पे? 20 करोड़ हेक्टेयर। देख पहले से एरिया अंडर कल्टीवेशन तो बढ़ा ही, 13 से कितना हो गया? 20 करोड़ हो गया। छोटी बात है क्या सर? ये कुछ रीजन बने ऐसे नहीं आपको ये एरिया अंडर कल्टीवेशन या प्रोडक्टिविटी आप लोगों की बढ़ी, वो सारा कारण तेरे 4 वर्ड्स हैं जो आपने पीछे पढ़े। आगे चल। नेक्स्ट इज शिफ्ट फ्रॉम subsistence farming to commercial farming. मतलब पहले सिर्फ जो
आप लोग अपने लिए करते थे, अपने मतलब के लिए करते थे। मतलब तुमने कभी एग्रीकल्चर को फ्रॉम ऑक्यूपेशन के पॉइंट से नहीं देखा था कि इसमें से पैसा कमा भी सकते हैं। बट सर जब से ये प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने लग गए, सेल्फ सफिशिएंट हम हो चुके। अब इतनी प्रोडक्शन का करोगे क्या, बेचोगे? अब बेचने लग गए, पैसा कमाने लग गए, तो नेचुरली तुम्हारा फोकस चेंज हो गया। कहां तो पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी, अब कौन सी होने लग गई? कमर्शियल फार्मिंग होने लग गई। क्लियर? पढ़िए। यस, अ सब्सटेंशियल राइज in output owing to increase in productivity and increase in ये accuracy. पीछे वाले 2 पॉइंट, इन दोनों के कारण हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस। गुरुजी आप तो मार्केटेबल सरप्लस बनाने लग गए। आप बात कर रहे थे कहीं सिर्फ अपना अपना बनाने की, अपना छोड़ो, हम तो सर उससे भी आगे क्रॉस कर चुके। आगे नेक्स्ट इज दिस हैज प्रमोटेड Farmers to gradually shift from subsistence farming to commercial farming. बिल्कुल, This is a sign of growth and development. यहां से वो जो तरह बैकवर्ड का टैग था, स्टैग्नेंट का टैग था, वो भी हट चुका। क्लियर? नेक्स्ट इज सर एक आपने टर्म ऊपर यूज करी है मार्केटेबल सरप्लस, इसका मतलब क्या है? पढ़िए। इट रेफर्स टू सरप्लस ऑफ Farmers output over and above his on farm consumption. मतलब अपना छोड़ने के बाद भी, पहले तो तुम अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते थे, अब अपना भी प्लस दुनिया का भी पेट पाल रहा, दुनिया का भी। मतलब सर आपके यहाँ पे तो प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी हुई कि आप अपना निकालने के बाद भी सरप्लस मार्केट में क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। सर प्रोडक्टिविटी में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई होगी। नेक्स्ट आगे। यस प्लीज। Marketable surplus of wheat is equal to output of wheat minus on farm consumption of wheat, that is, or expected consumption of wheat by the farmer's family. अपना निकाल के जैसे मान लो मैं कह रहा हूं हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी हुई, 100 टन माल बना, आप कितना खा लोगे? आपकी फैमिली कितना खा लेगी? सर मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूं सर हमारे तो फैमिली क्या, आसपास के मिलाकर भी 10 टन भी कंज्यूम करना बहुत मुश्किल है, खाते रहोगे क्या? इतनी भी बहुत है। मतलब 90 टन की प्रोडक्शन जो है वो प्योरली आपका क्या है? मार्केटेबल सरप्लस। आगे। यस, दिस सरप्लस इज अवेलेबल to the farmer for sale in the market. अंडरलाइन फॉर सेल इन द मार्केट, हेंस कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस, कि जिसको तुम बेच सकते हो, बेचकर पैसा कमा सकते हो। यस, बाय सेलिंग द मार्केटेबल सरप्लस ही गेट्स कैश। आगे। He can use his cash to buy producer goods for further production and also to buy consumer बिल्कुल, goods. तरक्की करो। अब इस पैसे को यूज करके क्या है, नए तौर तरीके और अपनाओ, नए तौर तरीके अपनाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो, कंजम्पशन गुड्स खरीदो, कैपिटल गुड्स खरीदो, व्हाटएवर यू वांट टू डू करिए, अब आपका पैसा है। आगे। मार्केटेबल सरप्लस इज अ साइन ऑफ प्योरली कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एक अच्छा नोट बनता है, व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस। नेक्स्ट इज चेंज इन Farmers outlook. इनकी आउटलुक तो अपने आप चेंज होगी। क्यों? जब कभी पहले पैसा ना कमाया हो, अब पैसा हाथ में लग जाए, तो नेचुरली सर आपकी लुक तो चेंज होएगी होएगी। आप लोग पहले क्या थे? आप लोग पहले क्या थे? सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग वाले, अब कौन हो गए? कमर्शियल फार्मिंग वाले। आउटलुक में तो फर्क आएगा ही आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पढ़िए। Commercialization of agriculture has caused a change in the outlook of the farmers. Farming is no longer viewed as a source of subsistence. क्योंकि फार्मिंग को कभी भी एज अ मतलब सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस की तरह नहीं देखा गया था, बट सर इट इज कंसीडर्ड एज अ नाउ कमर्शियल वेंचर एज वेल। मतलब ये भी अपने आप में एक बढ़िया बिजनेस बन चुका है। ये तो हमारी थिंकिंग है, हमारी सोच है कि आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, बट अल्टीमेटली सर आपके सामने पड़ा ही। आगे। सेल्फ सफिशिएंसी in food, grain production and buffer stock. बिल्कुल सर। इंक्रीज इन Crop production on account of increase in acreage and increase in production. फर्स्ट पॉइंट तेरा, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, उनके कारण लेड टू self-sufficiency in food grain production. बिल्कुल। Spurt in production led to a fall in market price of food grains. बट ये भी तो है, जितना ज्यादा मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी, जितनी सप्लाई ज्यादा होगी उतना मार्केट प्राइस क्या होएगा? कम होएगा। क्लियर? अकॉर्डिंगली इवन poorer section of the society could comfortably fulfill their subsistence needs, क्योंकि सस्ती बहुत मिलती है ना कनक जीरी। अरे ये भी पता सस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत नाजायज है। अब जहां पे जिस कंट्रीज में वीट या राइस प्रोड्यूस नहीं होते, उनको दूसरी कंट्रियों से क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करेंगे तो महंगा पड़ेगा।
महंगा पड़ेगा, वही पॉइंट यहाँ पे है। कहते हैं अपने तो यहाँ पे जो पुअर क्लास है वो भी अपना पूरा ख्याल रख लेती है, इतना खाना पीना तो वो भी कर लेते हैं। आगे, फूड ग्रेन प्रोडक्शन increased so substantially that it enabled the government to keep buffer stocks. बिल्कुल, These stocks are used to meet demand during peak seasons of farm supplies. और सर जब अल्टीमेटली वही बात आती है ना, जब लीन सीजन, मतलब जब किसी साल डाउनफॉल आ गया, किसी साल मोस्ट ऑफ द फसल क्या होगी, बारिश पड़ने से खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या हो गया, इंडिया के पास बफर स्टॉक बहुत पड़ा है। ये जो डिपार्टमेंट इनके एफसीआई के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, भरे पड़े हैं सर, भरे पड़े हैं। इतना अनाज पड़ा है हमारे पास। कोरोना के टाइम पे कितनी तो कनक, कितने तो चावल, कितनी दाल, कितना आटा बांटा गया लोगों को। क्यों बांटा गया? पड़ा ही बहुत है, पड़ा ही बहुत है हमारे पास, तो इतने स्टॉक पड़े हैं, जिसको नाम क्या दिया गया, बफर स्टॉक इन इंडिया। पढ़ो जी, बफर स्टॉक। द कंसेप्ट ऑफ buffer stock in India was introduced in fourth अंडरलाइन, फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये बफर स्टॉक का कंसेप्ट फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर लाया गया। यस, इट रेफर्स टू रिजर्व of a commodity to be used at the time of emergency. बिल्कुल। अच्छा, ये बफर स्टॉक का मतलब क्या है, इसका कारण क्या था रखने का? इमरजेंसी के टाइम, कि किसी साल अगर मान लो डाउनफॉल हुआ, किसी साल अगर यहाँ पे अकाल पड़ा, अब उस केस में अब हम कहां से लाएंगे? कहते चिंता क्यों कर रहे हो सर, हमने पहले बफर स्टॉक बहुत रखा हुआ है, काफी अनाज हमारे पास पड़ा है, कि अपना अगर मान लो, जैसे ये पता क्यों रखते थे, जैसे वॉर के केस में पहले लड़ाइयां आम चलती रहती थी ना कंट्रीज के बीच में, माहौल हो जाते थे खराब। अब नहीं होता, यहाँ पे मान लो कोई दंगे फसाद शुरू हो गए, मान लो 10 दिन के लिए पूरा का पूरा बाजार, पूरा का पूरा शहर ही बंद कर दिया। अगर सर काम नहीं होगा, पैसे नहीं कमाएंगे, तो जरूरतें कहां से पूरी करेंगे? सरकार देगी, कोई चक्कर नहीं है। बफर स्टॉक हमारे पास पड़ा है, वहां से लो, ये सारे थिंग्स। आगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया maintain buffer stock of food grains to release food grains through public. एक तो पीडीएस के थ्रू, पीडीएस मतलब सरकारी डिपो, जो सरकारी डिपो राशन देते हैं, राशन कार्ड के बेसिस पे, फेयर प्राइसेस शॉप जो होती हैं, जहां पे ये पॉवर्टी लाइन वालों के नीचे जिनका ब्लू कार्ड बना होता है ना, नीला कार्ड वर्ड बोलते हैं, ब्लू कार्ड, क्लियर, उनको वहां से क्या मिलता है सर? राशन मिलता है। तो ये सारा का सारा सरकार बफर स्टॉक में से क्या करती रहती है? रिलीज करती है। वैसे भी पड़ा पड़ा खराब होएगा, किसी के मुंह लग जाए, खा ही ले अगला। क्लियर। नेक्स्ट इज, या फिर टू मीट द इमरजेंसी। अच्छे पॉइंट है दोनों, इंपॉर्टेंट, कि आपको बफर स्टॉक क्यों करने पड़ते हैं सर? एक तो रिलीज फूड ग्रेन करना, क्लियर, पीडीएस के थ्रू, और इमरजेंसी के टाइम लाइक क्रॉप फेलियर होना या कोई नेचुरल डिजास्टर, इस केस में ये बफर स्टॉक क्या आता है? काम। समझ गए ना? और ये बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट आया ही कहां से? आया ही कहां से? ग्रीन रेवोल्यूशन से तो आया। पर इससे पहले तो तुम सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं थे। सेल्फ सफिशिएंट हुए ही कब हो? ग्रीन रेवोल्यूशन में। मार्केटेबल सरप्लस आया ही कब है? ग्रीन रेवोल्यूशन में। तब जाके तेरा बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट आया। क्लियर। नेक्स्ट इज, यस प्लीज। Gains of green revolution significant but not sufficient. Yes. और limitations of green revolution. तो कहते सर कोई लिमिटेशंस भी रही हैं? हाँ सर, लिमिटेशंस होती हैं। पहली लिमिटेशन, लिमिटेड क्रॉप्स। पढ़िए जी। Revolutionary rise in output due to green revolution was confined mainly to the production of food grains, wheat and rice. सर मेनली अगर मैं आपको सच बताऊं, लिमिटेड क्रॉप्स के अंदर ही आपको क्या मिले हैं? बेनिफिट्स मिले हैं, ऑल ओवर में कोई नहीं मिले। अगर आप सोच रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हर तरफ, हर क्रॉप के अंदर आपको प्रोडक्टिविटी मिली, हर में नहीं, सिर्फ व्हीट एंड राइस के चक्कर में ज्यादा मिली। आगे, देयर हैज बीन no similar rise in production of pulses and commercial crops like jute, cotton, tea, etc. तभी तो महंगी है, तभी तो दाल वगैरह जितनी भी होती हैं, पल्सेस हुई, जूट, कॉटन, टी हुई, ये महंगी क्यों है? हमारे यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, चल रहा है सिस्टम, काम चल रहा है, और जब मार्केट में डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम हो जाती है, तभी तो ये दाल वगैरह के रेट सबके हाई हो जाते हैं, 100 पार कर जाते हैं। वैसे भी ऑलमोस्ट अभी 100 के आसपास ही है। फिर कभी तो महंगाई जब जाती है 150, 200 तक भी इनके रेट चले जाते हैं, 200 तक। उसका कारण क्या है? सप्लाई है नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा है। अब घर घर पे सर अपन नॉर्मली पल्सेस कंज्यूम करते हैं डेली डाइट में, डिमांड तो डेली की है, बट सप्लाई डेली तो नहीं है ना, ये चीज। आगे, नेक्स्ट इज uneven spread. हाँ, Spread of green revolution was not uniform across all regions. तो कुछ एरियाज हैं जिनके बेनिफिट ज्यादा हुए हैं, बाकी तो ऑल ओवर इंडिया वही हाल है सर। ये तो तेरा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है जिन्होंने रिमार्केबल इंपैक्ट करा,
जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा क्या हुआ, फायदा हुआ। बट इन द ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इट्स इम्पैक्ट वाज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट। वही बात आ गई ना कि बेनिफिट सबको तो नहीं मिला ना। क्लियर, इसको लिख ले, अनइवन स्प्रेड का मतलब सबको बेनिफिट नहीं मिला, सबको बेनिफिट नहीं मिला। नेक्स्ट इज, आगे चलिए, लिमिटिंग फार्मिंग पॉपुलेशन, लिमिटेड सॉरी। The bulk of farming population in India consists of small marginal farmers. और हमारे तो यहाँ पे जितने फार्मर्स है सारे के सारे तो गरीब जनता है। यहाँ पे बता कौन से रिच क्लास लोग फार्मिंग कर रहे हैं, और ऊपर से लोन दे दे के चाहे सब्सिडाइज रेट पे है तो लोन है, वापस तो करना पड़ेगा। आगे बढ़, द गेन्स ऑफ Green revolution eluded these farmers. इनको कुछ नहीं मिला, ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्क। यस, बिकॉज HYV टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसिव इनपुट, जो एक मार्जिनल फार्मर या स्मॉल फार्मर की रेंज से बहुत बाहर। क्लियर, सो आप इनका कुछ नहीं कर पाएंगे सर, ये लिमिटेड लोगों को ही इसका क्या मिला है, बेनिफिट मिला, जो कैपेबल है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आगे, however rich farming population through small in number happens to own the bulk of farming area in India. yes, Which is why the results of green revolution were found to be impressive in terms of overall rise in the output. Clear, तो अल्टीमेटली सर वही बात है ना, which is why the result of green revolution impressive क्यों नहीं मिला सर, ये तेरे कारण सामने पड़े तो, कारण सामने पड़े तो हैं, अनइवन स्प्रेड है, महंगा काम है, हर फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो नेचुरली सर हर एक बंदे को बेनिफिट तो नहीं मिला ना ग्रीन रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट आगे, इकोनॉमिक डिवाइड होना, despite aid by the government in terms of subsidized inputs, HYV technology remained beyond the reach of most marginal holder, क्योंकि consequently the gulf between rich and poor tended to swell over time। तो पता ही है ये उल्टा बेनिफिट भी कौन ले जाते हैं, रिच क्लास बेनिफिट ले जाती है, पुअर क्लास को तो ये बेनिफिट भी नहीं मिलते। या तो होता कि सरकार मदद करती, प्योर किनकी करती, स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स की करती, फिर तो बात थी। उसका भी बेनिफिट कौन ले जा रहे हैं, वही पर्टिकुलर जो लोग हैं। अपने को तो पता भी नहीं है सरकार की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन कौन से बेनिफिट हम ले सकते हैं, हमें तो पता भी कुछ नहीं है। और जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं बहुत ही बेनिफिट ले रहे हैं। आगे, सो लास्ट पढ़िए जी, ब्रीफली gains of green revolution were found to be significant but not sufficient. yes, green revolution failed to bridge the gap between the rich and poor in the rural India। सर ये गल्फ मिटाने में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं रहा। yes, indeed HYV technology, while it scaled the up income of the rich farmer, it failed to address the issue of the small and marginal holders for whom adoption of new technology remained a far cry। और उसका कारण क्या था, poverty, उसका कारण क्या था, महंगा। Thus even the revolutionary phase of agriculture expansion failed to achieve the equity। तो सर आप equity basically achieve नहीं कर पाए, जो आप लोगों का 5-year common goal plan था वो आप successfully achieve नहीं कर पाए। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई डाउट? आज वैसे मैंने एक टॉपिक छोड़ा है जानबूझ के, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसको, एग्रीकल्चर सब्सिडीज के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें डिस्कशन पार्ट मेरा अच्छा है। क्लियर, आफ्टर दैट आई थिंक, तो मैंने एग्रीकल्चर का जस्ट एक पॉइंट छोड़ा है ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिवाइज करवा के साथ में आपके कवर अप करूंगा, साथ में इसके कवर अप करूंगा। क्लियर, बट टिल दैट काफी तो रिवीजन आज इन बिटवीन हमारी हो ही चुकी, बट स्टिल दोबारा एक बार पॉइंट्स पढ़कर आना। क्लियर, बिकॉज अब लेटेस्ट आप लोगों का जो टेस्ट होगा कमिंग वीक में, नेक्स्ट वीक में, वो एक तो आप लोगों का 5-year प्लान, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, और ये टॉपिक जितना हो जाएगा तो अब मैक्रो का नहीं, इस बार जो टेस्ट लूंगा वो किसका लूंगा, IED का लूंगा, इंडियन इकोनॉमी का लूंगा। कमिंग फ्राइडे 1 वीक का टाइम लो, एंड मंडे तक मेरा काफी एग्रीकल्चर पार्ट तो हो ही जाएगा ना, इतना श्योर है, एग्रीकल्चर तक तो मैं टेस्ट में डालूंगा। हाँ, इंडस्ट्री वाला अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अलग बात। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके जी, सो थैंक्स अ लॉट। नहीं, इस संडे नहीं होगा, अब IED का लूंगा, नेक्स्ट वीक लूंगा। क्लियर, संडे अगर सर ने बुलाई तो उसके बाद देखेंगे। 2 और 3 जो चल रहा है जितना हो जाए, एग्रीकल्चर तो फॉर श्योर, ये तो आएगा ही आएगा। क्लियर, ओके जी, थैंक्स अ लॉट।